टीवी ना बहुत ज़्यादा टाइपकास्ट कर देता है आपको। शुरुआत में तो बहुत अच्छा होता है जब आप एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे ना डिफ़िकल्ट हो जाता है हर रोज़ इतने इतने घंटे काम करना, क्योंकि आप मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रेस होते हुए आपकी ईएमआई से लेकर खर्चों से लेकर। ऐसे केस में आप अपने आप को कैसे बैलेंस कर रहे थे, स्पेशली डूइंग दैट 5 ईयर, क्योंकि आप नए थे उस वक्त। यार मैं इतनी लंबी जर्नी में आपको कभी ऐसा फील हुआ अपने बारे में कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंसेस अच्छे दे रहा हूँ, बट शायद जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए मुझे, जितनी मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं कहूँ यार पता क्या उतनी है, नहीं आई। ऐसे ये तो बिल्कुल हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो फाइनल हुए हैं, बट फिर जाकर नहीं हुआ। तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है, इसीलिए ये स्ट्रगल जो रही है वो बहुत पेनफुल रही है। डू यू एवर रिग्रेट डूइंग बिग बॉस? यार लेफ्ट राइट लेफ्ट के बाद आपने शो किया मैं ना भूलूंगी। सुना है कि आपको आपकी लैंडलेडी ने घर से निकाल दिया था उस शो के बाद। कहाँ कहाँ से रिसर्च कर लेते हैं आप। खाना बना रहा हूँ, काट रहा हूँ, और वो आ रही है और वो सडनली मैं उसको चाकू मार देता हूँ। उस वक्त जो फैंस थे उनको रीच आउट करने के बहुत ही अनोखे तरीके होते थे। जो उस टाइम पे खून से लिखे हुए लेटर्स आना आपको आया है? बहुत आए हैं। कभी कभी उनके पर्सनल चीज़ें भेजा जाना, यूज़ की हुई उस पर प्यार लिखा हुआ लिपस्टिक से। आप एक किरदार अभय सिंह को इतना प्यार मिल रहा है, ये सब हाउ आर यू टेकिंग इट ऑल इन, हाउ आर यू? यार हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। मैं हूं नितिन और आज हमारे साथ हैं वो एक्टर जिन्होंने लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे हिट सीरियल से अपना डेब्यू किया। इन्होंने एक्शन, रोमांस, माइथो सब कुछ किया। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी रियलिटी शो बिग बॉस भी। और हाल ही में स्पेशल ऑप्स 2.0 में ये एक रॉ एजेंट अभय सिंह के किरदार में नजर आए और लोगों की तारीफें भी बटोरी। वी हैव विद अस द वर्सेटाइल विकास मृतला। हाय नितिन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। कैसे हो आप विकास? बहुत अच्छा हूँ यार, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ वेरी सक्सेसफुल सीजन। जी थैंक यू। लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप एक किरदार अभय सिंह को इतना प्यार मिल रहा है, जी तो ये सब हाउ आर यू टेकिंग इट ऑल इन, हाउ आर यू? यार बहुत अच्छा लग रहा है। आपने लेफ्ट से हुडा की बात की तो उस टाइम से जो एक प्योर ऑथेंटिक फैंडम जो बना था वो आज तक बरकरार है। इनफैक्ट सुपर अमेजिंग डायरेक्टर जो है नीरज सर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो आई एम जस्ट रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड आई एम एम्ब्रेसिंग ऑल द लव जो मेरे पास आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ। अभी आपने नीरज सर की बात की। नीरज पांडे इज काइंड ऑफ वेरी गुड एट दीज स्पाई मूवीज, जी रॉ एजेंट, तो उनका वो सिग्नेचर रहता है। तो उनके साथ काम करने का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या लर्निंग थी आपकी उनकी? यार वो बहुत ही कमाल के मेकर, बहुत ही मेटिकुलस हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर आप कैप्टन ऑफ द शिप जिस माइंडसेट का होता है ना, जिस जिस अप्रोच का, जिस समझ का होता है, और वही समझ मुझे लगता है कि पूरी टीम में दिखती है। और ये आई थिंक डायरेक्टर, जैसा आपने कहा कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं हम डायरेक्टर को, जी अगर डायरेक्टर का माइंडसेट क्लियर, उसका विजन क्लियर है, जी तो पूरी टीम अच्छे से काम करती है, यूनाइटेड काम करती है और जो चाहिए वो निकल के जी आता है। बट जैसे OTT को आए हुए आई थिंक OTT 2018-19 के अराउंड आ गया था, जितना मुझे याद जी आ रहा है, 19 आई थिंक के अराउंड आ गया था। जी वी आर सेटिंग इन 2025। जी आपकी फिल्मोग्राफी में भी काफ़ी सेलेक्टिव काम रहता है, जी तो वाज देयर अ रीज़न कि आपने अभी तक OTT डेब्यू में इतना वक्त लिया, या फिर इट वाज जस्ट कि हाँ वैसे किरदार, वैसे ऑफर्स नहीं आए थे? यार दोनों चीज़ें हैं। मैं क्या हुआ कि 19 एंड तक, कोविड के होने से पहले, मैं सुपर बिजी चल रहा था। एक भी दिन नहीं था मेरे पास। आई वाज शूटिंग राउंड द क्लॉक। फिर जब कोविड हुआ और लॉकडाउन हो गया तो तब तो हर किसी को, वी वर फोर्स्ड टू सिट एट होम। राइट, हाँ। और वो वॉर लाइक सिचुएशन में हम अपने आप को ही संभाल रहे थे, अपने फैमिली वालों को, अपने परिवार वालों को, अपनी, क्योंकि ज़िंदगी के ना मायने बदल गए थे। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा बदले। तो इनफैक्ट वही रीज़न था कि मैंने बिग बॉस का एज अ वाइल्ड कार्ड में एक्सपीरियंस करने के लिए किया, क्योंकि मुझे माय पार्टनर गुंजन, शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल कि तुझे एक्सपीरियंस करना है तो कर लिए, जा, थोड़े टाइम के लिए है, 3-4 हफ्ते के लिए, गो एंड सी इट। सो आई डिड इट एंड देन आई रियलाइज कि यार टीवी ना बहुत ज़्यादा टाइपकास्ट कर देता है आपको। अगर आपने एक अच्छा किरदार निभाया है तो फिर अगले 40-50 ऑफर जो आएंगी वो सिर्फ वैसे किरदार की आएंगी। तो ना जब तक हूँ ना तब तक कोशिश करता हूँ वो ट्रांजिशन पे रहने की, अपनी टीवी से थोड़ा सा। बहुत मुश्किल होता है यार जब आपको इतनी सारी फाइनेंशियल
कुशनिंग मिलती है टीवी से और Right. इतनी अच्छी अच्छी लुक्रेटिव ऑफर्स आ रही होती हैं, तो उनको ना कह पाना, क्योंकि आप मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रेस होते हुए हो, आपकी ईएमआई से लेकर खर्चों से लेकर सब चीज़ों से लेकर, और तो तब उनको ना कहना बहुत मुश्किल था। True. तो इसीलिए मैंने फिर वो ठान ली थी कि मुझे अब इसी तरफ में बढ़ना है। बट हाँ, ऐसी इनफैक्ट बहुत सारी कुछ ऐसी ऑफर्स थी जो यहाँ तक आई पर लगी नहीं, लगी नहीं। वो चख नहीं पाया मैं, और वो मेरा ये मानना है कि हर किरदार का और हर स्टोरी की अपनी जर्नी होती है। बट आई एम जस्ट सो हैप्पी कि मुझे स्पेशल ऑप्स 2 मिला, और नीरज सर के साथ जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ काम करने का। और उसके ऊपर तो चेरी ऑन द केक तो ये है कि सबको अभय बहुत पसंद आ रहा है। right. तो जैसा लेफ्ट राइट लेफ्ट में हुआ था मेरे साथ हुडा के साथ, वैसा ही ओटीटी में डेब्यू के साथ हो रहा है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट टू वर्क विद सच अ ब्यूटीफुल टीम, एंड आई एम the work is getting appreciated from every corner, so I'm truly grateful. तो बीइंग इन मुंबई जहाँ एक फाइनेंशियली एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली आप यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। जी एज एन एक्टर आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि आपके जी, ऑफर्स आ रहे हैं जी। जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आप अपने आप को कैसे बैलेंस कर रहे थे, स्पेशली डूइंग दैट 5 ईयर, क्योंकि आप नए थे उस वक्त? यार मैं वो जो सबैटिकल था ना वो बहुत डेलिब्रेट था। इनफैक्ट मैं इंडस्ट्री से गया नहीं था, लोगों को लगा कि मैं चला गया हूँ, बट मैं इंडस्ट्री से गया नहीं था। मैं अपने आप को एजुकेट कर रहा था बिहाइंड द कैमरा। मैंने लिखना शुरू किया था, तो कुछ काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहा था बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा। एज अ राइटर काम कर रहा था, एज अ प्रोड्यूसर काम करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो वो टाइम पे ना डिजिटल स्पेस नहीं होता था, राइट। तो वो उस टाइम पे पिचिंग और फिल्मों को बनाना बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, बहुत स्ट्रेनुअस था। तो उसमें उस प्रोसेस ने ना मुझे सिखाया बहुत, कि मुझे लगा यार अगर ये इंडस्ट्री मैंने चूज़ किया है और मैं इस इंडस्ट्री को समझूंगा ही नहीं, तो मैं ना कभी इस इंडस्ट्री का पूरे तरीके से हो नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए वही सोच कर मैंने बिहाइंड द कैमरा काम करना शुरू किया। और वो जो स्ट्रगल थी, वो ये जो रिस्क टेकिंग की एबिलिटी है, ये तो पहले से रही है, इसीलिए ये नई नहीं है। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज पेड ऑफ आल्सो। तो अब थोड़ा बहुत, क्योंकि विद एक्सपीरियंस वो सीखा है कैसे और भी बैलेंस आउट करना चाहिए, और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बट सो लाइफ मुझे लगता है यार यही जर्नी है यार। राइट। आप अगर हर पड़ाव से हर चीज़ से सीखते जाओगे ना, तो आप बेहतर होते जाओगे। बट ये सब चीज़ जो आप बोल रहे हो अभी कि विद एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें आती हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ विदाउट एक्सपीरियंस विकास मल्होत्रा के बारे में। जी फर्स्ट डे आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट आपका पहला शो, जी जी फर्स्ट शो, जी और उसमें आप वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स। जी। तो उस वक्त की कुछ मेमोरीज, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट आपका था, उस वक्त की कुछ मेमोरीज हो कि क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त? यार मुझे याद है हम टाउन में शूट कर रहे थे, जो हुडा का ओपनिंग सीक्वेंस था। हाँ। और वो बाइक वाला, अगर आपको याद होगा तो, बाइक पे जो उसकी एंट्री होती है, उस दिन ना पहले जब हम ना उसके लिए रिहर्सल कर रहे थे ना, तो मैं क्योंकि नया नया काम की तरफ शुरू हुआ था, तो मुझे किरदार ना समझ नहीं आ रहा था। बट जैसे ही मैं सेट पर उतरा ना, बाइक पे बैठा, और जो हुडा, और जब जो कपड़ों में घुसा, तो वो जो किरदार में घुसना शुरू हुआ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आया। वो एनर्जी जो थी हुडा की, फ्लर्टेशियस नेचर Yes, था, yes. और एक लाइफ को बहुत ही जिसकी वजह से इतनी फीमेल फैंस भी हो गई थी। जी, वो बहुत प्यार मिला मुझे उस किरदार से, बहुत ज़्यादा। और बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इतना प्यार रहा। और वो इनफैक्ट इतना जेन्युइन रहा है कि चाहे मैं टीवी से सबैटिकल लिया या नहीं लिया, चाहे मैं टेलीविज़न पे वापस आने के लिए टाइम लिया या नहीं लिया, बट वो ट्रस्ट यू मी ऑलमोस्ट एवरी डे इन दीज लॉन्ग 18-19 ईयर्स, हर रोज़ हर दूसरे दिन मुझे कमेंट्स, मेल्स, लाइक्स और कुछ ना कुछ मैसेजेस, सबके कहीं ना कहीं कैसे मिलते थे उनको, मेरे कॉन्टैक्ट्स वो पता नहीं, बट वो आते रहे। बट ऐसे अभी हम बात करें कि हर दूसरे दिन लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स ये सब हो रहे हैं जी। बट जिस टाइम ये शो आया था उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था जी। तो उस वक्त जो फैंस थे उनको रीच आउट करने के बहुत ही अनोखे तरीके होते थे। कब कहीं से उनको आपका एड्रेस पता चल गया, फ़ोन जी। नंबर पता चल गया, या मेल जी। पता चल गया, या जी। घर के बाहर खड़े हो गए। जी। आपका अपना कोई ऐसा वियर्ड या ऑकवर्ड या फिर कोई मेमोरेबल इनकाउंटर रहा हो उस वक्त का? यार वो टाइम ऐसा था जब रियल फैंडम मुझे लगता होता था, क्योंकि जो उस टाइम पे खून से लिखे हुए लेटर्स आना दरवाजे के नीचे,
आपको आया है? बहुत आए हैं। कभी कभी उनके पर्सनल चीज़ें भेजा जाना, यूज़ की हुई उस पर प्यार लिखा हुआ लिपस्टिक से, और कपड़ों पे ऐसे ऐसे कर कर के, और मेरे साइज़ के मेरे लिए कपड़े लेके अपनी लिपस्टिक से उस पर कुछ बनाया हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें गिफ्ट करना, शूज़, बहुत सारे मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें भेजना, और उन पे अपना अपना एक पर्सनल टच देना टूवर्ड्स द लव, और वो बहुत सारा था यार, वो बहुत प्यारा था। मैं वही, अब सक्सेस की बात हम करें तो मैं दूसरे साइड की भी बात करना चाहता हूँ जी। कि जैसे जब उस वक्त जैसे हम बात करें कि उस वक्त आपके पास ये पेपराजी सोशल मीडिया नहीं था, जी। तो जो भी रिपोर्ट्स आती थी, आर्टिकल्स आते थे या मीडिया बताती थी, लोग उसी को सच मानते थे, उसी जी। के बेसिस पे जी। जजमेंट होती थी। जी। आई रिमेंबर कि वो शो जब बंद हुआ, जी। पहले राजीव खंडेलवाल निकले, जी। फिर सारे कैडेट्स निकल के एक नया सीजन बना था, नए जी। कैरेक्टर्स किरदार के साथ बना। जी। बहुत सारी न्यूज़ आई उस जी। वक्त कि क्यों बंद हुआ, नहीं हुआ, इट वाज अ क्रिएटिव कॉल, इट वाज जी। सम पेमेंट इशू, इट वाज जी। सम टेंट्रम्स इशू, जी। व्हाटएवर। जी। बट जब आपको ये चीज़ पता चली कि हाँ ये शो बंद हो रहा है, ये जी। नए सीजन की तरफ जा रहा है, या आपका जी। किरदार खत्म हो रहा है, जी। जिस किरदार को लोग इतना प्यार करते हैं, जी। उस वक्त क्या चलता था ये मोमेंट्स? यार उससे पहले ना आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा। और वो क्यों हुआ कि जस्ट बिफोर राजीव गया और उस पर आज सारा अगेन भार हमारे पे था, बट कुछ इंटरनली ऐसी चीज़ें होती रही कि जिससे ना नेगेटिविटी बहुत फैल गई थी। तो मेरा ये मानना है कि जब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, तब कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो और तो उसी दौरान इसी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि जो इतना बड़ा हिट शो था उसने डाउनफॉल भी देखा। बट अगर ये तो यार एक ह्यूमन नेचर है, मुझे लगता है इसके बारे में इतना सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हैविंग सेड इट, आई थिंक मुझे लगता है भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा रहा है कि उसने मुझे ना प्रिपेयर कर दिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी कर दिए और डिटैच होना सिखा दिए। तो वो, और इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा कि उस टाइम पे भी ना इतना, जब मैंने लेफ्ट राइट के बाद एकदम ऐसे ऐसे ऑफर्स आती थी कि, और बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से चैनल से ऐसी आती थी, ये हुडा है एक किरदार, अब सब इसके अराउंड डिज़ाइन करो और लिखो और बनाओ, ऐसे ऐसी ऑफर्स आती थी। और आप जिसको, तो मैं ही कहता था कि हुडा तो मैंने कर लिया है, मैं वापस हुडा करूँगा अगर, तो मैं तो अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को चीट कर रहा हूँ। हाँ, बट आई थिंक वही जो पॉइंट आप बोलो कि वैसे तो नेगेटिविटी कहीं पे नहीं काम करती है, जी। बट क्रिएटिविटी में स्पेशली जब नेगेटिविटी आ जाती है जी। तो दैट डज नॉट वर्क आउट एनीवे। जी। बट अभी जैसे आप बोलो ना कि आपको हुडा का किरदार बार बार मिलने लगा, जी। इस टॉपिक पे हमने यहाँ पे भी बहुत बात की हुई है कि टीवी एक्टर्स और स्टीरियोटाइपिंग जो जी। कि होती रहती है। जी। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ओटीटी के आने से उस चीज़ में हेल्प मिली है टीवी एक्टर्स को टू शो देयर वर्सेटिलिटी, टू शोकेस क्या हो रहा है, या फिर अभी भी वो स्टीरियोटाइप वाली चीज़ मौजूद है वहाँ पे? मुझे लगता है कि ओटीटी से बड़ी ब्लेसिंग हमारे सिनेमा में अभी तक हुई नहीं है, मेरा ये मानना है, हमारे टाइम पे। और वो इसीलिए क्योंकि ना ओटीटी से पहले जो फिल्म्स भी बनती थी ना, वो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा नहीं बन रहा था पूरी तरह से। कुछ एक बहुत खूबसूरत सी फिल्में कमाल कमाल के मेकर्स बना रहे थे, बट जो वन ऑफ बनती थी, जो धीरे धीरे हमारे सिनेमा को एक नई नई डायरेक्शन दे रही थी, नया शेप कर रही थी, वो ट्रांजिशनल फेज पे ला रही थी। बट ओटीटी ने ना सिर्फ टेलीविजन एक्टर्स को नहीं, इतने अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, Right. जो इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, जो आज इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिनको पहले कोई पूछता नहीं था, उनको जब काम करना मिला, और वो इसीलिए मिला क्योंकि जो सब फिल्में, जो सब कंटेंट्स और सीरीज ओटीटी पे आनी शुरू हुई ना, वो थिएटर पे नहीं बन रही थी, वो थिएटर पे नहीं आ रही थी, रिलीज हो रही थी। हर किसी को लगता था वो थिएटर पे आएंगी तो चलेगी नहीं, बट ओटीटी ने ना वो प्लेटफॉर्म दिया जिसने एक कमाल का स्पेस, एक प्लेटफॉर्म, नई स्टोरी टेलिंग को मिला, नई विजन को मिला, कमाल के मेकर्स को मिला, एक वो वेंट मिला जो वो हमेशा से करना चाहते थे। तो वो जो एक रिकग्निशन मिला ना, वो मेकर्स को तो मिला ही मिला, साथ में इतने अच्छे अच्छे जैसे जयदीप अलावत, विक्रांत मासी, विजय वर्मा, पंकज त्रिपाठी जी, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इतने उम्दा कलाकार हैं जिनको ओटीटी ने वो ड्यू दिया है और वो रिकग्निशन दिया है। राइट, बट विकास जी, आपके हिसाब से टीवी और ओटीटी के वर्किंग स्टाइल में क्या डिफरेंस दिखा आपको? यार मुझे ये लगा कि टीवी ना एक शुरुआत में तो बहुत अच्छा होता है, जब आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, आप काम करते हैं किरदारों पे, चीज़ों पे, पर धीरे धीरे ना, या तो वो प्रोडक्शन की वजह से या हमारी टाइमलाइन की वजह से
जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर रोज़ इतने इतने घंटे काम करना और आपका एपिसोड पहुंचना ही पहुंचना है, हर चीज़ की जो अभी कट आउट है जो उसका, तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है और जो क्रिएटिव लिमिटेशंस हो जाती है ना, वो टेलीविज़न में उसकी वजह से ना अगर आप देखेंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स ना हर कोई अपने लिए काम कर रहा होता है। डायरेक्टर आएंगे तो वो उनका काम है इतनी फुटेज निकालना, ऐसे काम करना, उस गिवन सिनेरियो में आप कितना अच्छा काम करके कैसे डायरेक्ट कर लेते हैं। एक्टर आया अपने पर डे के लिए कर रहा है, ये है जज्बा, किया मैंने इतनी मेरे महीने के बनते कट टू सो एंड सो। हर किसी की बात नहीं है बट काफ़ी हद तक ये है। और बट क्या होता है कि उस चीज़ के चक्कर में ना हर कोई अलग अलग है टेलीविज़न में, अपना काम करने आएगा, अलग यूनिट्स काम करेगा, एक यूनिट काम करेगा, वो करेगा। ओटीटी में ना, जब मैंने तो अभी एक ही किया है, जो पूरी यूनिट है ना, फ्रॉम द डायरेक्टर टू फोटोग्राफी टीम टू मेकअप टीम टू एक्शन टीम टू स्पॉट बॉयज, एवरीवन, टू एक्टर्स, everyone that I came across was in sync, जिसका मुझे लगता है कि श्रेय आपके कैप्टन ऑफ द शिप को जाता है, क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो जैसे लीड करता है बाकी सब टीम में है ना वही फॉलो करती है। तो वो मुझे बहुत ही कमाल की यूनिटी दिखी और हर किसी का एक ही गोल सेंट्रिक अप्रोच थी, वो थी अच्छा काम कर। क्या ये कहना सही होगा कि ओटीटी में पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स वन विजन, जबकि टीवी में पीपल आर वर्किंग इन इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक तरह से? एज पर माई एक्सपीरियंस टिल नाउ, यस, बट अभी के जैसा कि मैंने कहा सिर्फ एक ही शो किया है, वो सीरीज किया है ओटीटी पे। जब आगे करूंगा अलग अलग टीम्स के साथ काम करूंगा तब पता लगेगा कि यहाँ पर लकी हो गया या सच में ऐसा है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो कमाल का काम हो रहा है ना ओटीटी पे, वो बिना यूनिटी के और बिना वो गोल सेंट्रिक अप्रोच के नहीं हो पाएगा। बट अभी जैसे ओटीटी में और फिल्मों में जी स्कोप शायद एक्टर्स के लिए बढ़ गया है पहले से ज़्यादा जी, क्योंकि एक तो ओटीटी के आने से ऐसे ही आपका वो स्कोप बढ़ जाता है और फिल्म भी अब ओटीटी पे आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा वो बन रहा है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले टीवी के अलावा जो फिल्मों में आते थे गिने चुने 5-6 एक्टर्स आते थे या फिर आप साइड सेकेंडरी टर्शरी ऐसे ही कैरेक्टर्स में आते थे। इतनी लंबी जर्नी में आपको कभी ऐसा फील हुआ अपने बारे में कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंसेस अच्छे दे रहा हूँ, बट शायद जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए मुझे, जितनी मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं कहूँ यार पता क्या उतनी है, नहीं आई। ऐसा ये तो बिल्कुल हुआ है, हाँ। बहुत बार हुआ है। मैंने आपको बताया भी कि ये पिछले 4-5 सालों में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो फाइनल हुए हैं, जिनकी डेट्स फाइनल हैं, डेट्स ब्लॉक्ड हैं। अगर डेट्स आगे जा रही हैं तो आगे दोबारा से डेट्स को री ब्लॉक किया गया है और वो सब ट्रैवल सॉर्टेड है, सब चीज़ें हैं, बट फिर जाकर नहीं हुआ। तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है और ये इसीलिए ये स्ट्रगल जो रही है वो बहुत पेनफुल रही है, आसान नहीं रही। बट भोलेनाथ ने हिम्मत दी है यार, सच बता रहा हूँ। उनकी वजह से कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे ऐसे नज कर कर के उस टाइम पे जब मैं रियली आई वाज पैकिंग माय बैग्स, उसी दिशा में दोबारा से पुश किया और धकेला, कहा कि नहीं नहीं तू बहुत कमाल का बंदा है, तू जा इस पे और मेहनत कर और इसी डायरेक्शन में रहे और मेहनत करता रहे। तो वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मैं बात करना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था एक और शो का, रियलिटी शो का, बिग बॉस का। अब वो काफ़ी टाइम हो गया तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, जी। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आपको 7-8 साल, शायद 7-8 साल आपने बोला था कि 7-8 बार आपको वो आ रहा था रिक्वेस्ट आए बट आपने मना कर दिया। जी। फिर आप अपनी वाइफ के कहने पे उसको ज्वाइन करते हो। अब लुकिंग बैक, डू यू एवर रिग्रेट डूइंग अ शो लाइक बिग बॉस? यार रिग्रेट करूँगा ना तो उससे जो सीखने को मिला ना वो नहीं हो पाएगा। सो आई डोंट रिग्रेट इट, बट हाँ ये ज़रूर सीखा है कि ये मेरे लिए नहीं बना है। बट जो पहले पता था इसीलिए नहीं कर रहा था। बट फिर देन आई लाइक आई सेड, कोविड ने मेरा नज़रिया बहुत बदला कि लाइफ एक ही है यार, आज है या कल नहीं है। तो एक्सपीरियंस जो नया है ना, जो नई चीज़ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी है, उसको एक्सपीरियंस करो और फिर जानो कि कितना सही है या कितना गलत है तुम्हारे लिए। बट ऐसे जो रियलिटी शोज होते हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे रोडीज पिछला जिसकी भी हम बात करते हैं जी, ऐसे रियलिटी शोज में सर्वाइव करने के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए? क्योंकि मुझे याद है जब आप गए थे शो में, आपने कहा था मैं किसी मंडली का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और शायद कहीं ना कहीं उसी वजह से एग्जिट भी हुआ।
क्योंकि किसी का हिस्सा नहीं बन पाया, बट वॉट एवर रीजन्स, अब हम उस रीजन में नहीं जाएंगे। बट आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे रियलिटी शोज़ में सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग टर्म्स जाने के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए? यार मुझे लगता है कि एक तो मुझे लगता है आप में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़रूरी है। मोटी चमड़ी भी होनी चाहिए, ताकि आपको लोगों की किसी भी बातों का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला का उस शो में होना और जीत जाना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग था, कि आप एक अपने रियल इंसानियत को बिना छोड़े, जैसे आप हो वैसे ही रहकर भी आप शो को जीत सकते हो और वैसे में रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और यही समझ कर मैं गया था, नहीं तो उससे पहले मुझे लगता ही था यार मैं कैसे डील करूँगा ये सब चीज़ें। एंड आई थिंक शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को लोग इतना पसंद भी करते थे या कि वो सीजन, सब कहते थे कि वो सबसे बेस्ट सीजन है। करेक्ट। बट इन जनरल मुझे लगता है कोई भी रियलिटी शो में, जो एज अ व्यूअर मैंने ऑब्जर्व किया है, कि आपको थोड़ा सा रियल रो और बेशरम होना पड़ता है, तभी आप जीत सकते हो। कि आपको सोचना नहीं है कि मैं ये रिएक्ट करूंगा तो उसका क्या लोग परसीव करेंगे, आप जैसे हो आपको वही रिएक्ट करना करेक्ट, पड़ेगा, आपको वही आप सेम बिहेव जितने करना पड़ता है। समझ सच्चाई के साथ साथ हाँ, समझदारी से रहोगे तो उतना मैं आपके लिए अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। बिकॉज अभी जो आपने बहुत सारे अपने किरदारों का जिक्र किया, मैं क्विकली थोड़े कुछ कहानियां मैंने सुनी है जी जिस पे मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। जी लेफ्ट राइट लेफ्ट के बाद आपने शो किया मैं ना भूलूंगी। जी। सुना है कि आपको आपकी लैंडलेडी ने घर से निकाल दिया था उस शो के बाद। हाँ, वो जब प्रोमोज रिलीज हुए और उसमें ऐसा था कि प्रोमो में ऐसा था कि एक प्रोमो में मैं जो मेरी वाइफ होती हैं उनको लेकर जाता हूँ, बहुत ड्रीमी सीक्वेंस है हनीमून का, और हम खड़े हुए हैं और हम एक क्लिफ के टॉप पे खड़े हैं और मैं उसको ऐसे फुल फिल्मी पोज दे रहा हूँ और उसको छोड़ देता हूँ उस एंड पे मारने के लिए। तो वो एक था, और एक ये था कि ड्रीम सीक्वेंस में जिसमें मैं खाना बना रहा हूँ, काट रहा हूँ लाइक अ गुड हस्बैंड, और वो आ रही है और वो ड्रीम सीक्वेंस में सडनली मैं उसको चाकू मार देता हूँ। तो वो ऐसा ही किरदार था। तो वो देखकर मेरी लैंड लेडी जो थी वो डर गई, उन्होंने मुझे इमीडिएट इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया। मतलब आप मानेंगे नहीं कि मैं जहाँ जहाँ रहता था वहाँ पर उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी और जो मेन थे वहाँ पर सीनियर उनके, वो बाहर सामने रहते थे बिल्कुल, और ही सेड आई विल गिव हिज गारंटी। उन्होंने बोला मैं गारंटी ले रहा हूँ सोसाइटी के साथ बिहाफ पे इस इंसान की, कि इतना बढ़िया इंसान है और मैं इतना टाइम से रह रहा है, लेकिन नहीं, इसने जो किया टीवी पे अगर ये हमें कर देगा तो, यहाँ घर पे कर देगा तो नहीं चाहिए। तो मेरे को लगा यार, और मैं वो शूट कर रहा हूँ राउंड द क्लॉक, और कैसे मुझे वहाँ से वो घर वेकेट करना पड़ा, वो बहुत ही। तो आपने सच में वेकेट किया फिर? हाँ, मुझे करना पड़ा था वो घर वेकेट, ओवरनाइट ऐसे करना पड़ा, और मेरे पास जगह भी नहीं थी रहने की, मैं कहाँ से क्या करूँ, क्योंकि मैं शूट कर रहा था, मैं घर जाने देखने के लिए भी नहीं जा सकता था। बट ऐसे में और मैंने अलग अलग दोस्तों के घर पे अपने सामान रखे, हाँ। और फिर एक दोस्त के घर पे रह रहा था और फिर वहाँ शूट पे जा रहा था, और वही मेरे लिए घर देख के सॉर्ट कर रहे थे, ऐसा हुआ था। बट एज अ कलाकार ये कंफ्यूजन नहीं हुआ था कि मैं खुश हूँ इस बात पे कि मेरे कैरेक्टर को लोग मुझे इतना ना अच्छा मैंने हंसी आई परफॉर्म थी, किया है कि नहीं मुझे हंसी आई थी कि यार एक तो ये है कि हाँ यार इतना अच्छा लग रहा है लोगों को काम, कि इतना अच्छा सा किरदार है, इतना रियली और इतना इजीली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो है, तो वो मुझे लगा बूस्टर है। बट जो टर्न ऑफ इवेंट्स थे ना जो फिजिकली हो रहा था, उसने मुझे वो सोचने पे मजबूर किया कि, और मैंने उससे जेन्युइनली रिक्वेस्ट किया कि ये सच नहीं है, हम काम कर रहे हैं, ये ऐसा किरदार है। नहीं, अरे जो ब्रोकर थे, अब उन्होंने मेरे लिए गारंटी ले ली कि मैं इनको जानता हूँ बहुत टाइम से, मैंने बहुत बार पहले किया है। जो सोसाइटी के चेयरमैन थे उन्होंने गारंटी ले ली, फिर भी वो नहीं मानी। बट ठीक है, प्रोमो देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता प्रोमो में वो ऐसा मुझे ना सीरियल में प्लीज देखिएगा। बट एक दूसरा शो, एक बात करते हैं, गुलाम जी। उसके वक्त आपने एक पोस्ट डाला था क्या? कि जहाँ पे आपका एक सीक्वेंस था जहाँ पे आपको विप्स लगते हैं, आई थिंक कोड़े कहते हैं जो कहते हैं, जी जो आपने रियल में वो एक्सपीरियंस किया, जी। उसके बारे में कुछ बताओ, क्या था, क्यों किया है वो, और क्या था वो? यार वो क्या हुआ कि वो किरदार ऐसा था कि हर किरदार का एक स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन होता है, और मेरे लिए ज़्यादातर मुश्किल नहीं हुआ कि इजी किरदार है, स्विच ऑन हो गए आप एक्शन में और कट के बाद ऑफ हो गए, आपने यू फाउंड इट। वीर एक ऐसा किरदार था जिसमें मुझे स्विच ऑफ बटन ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने नहीं ढूंढा हुआ है, क्योंकि आप उस किरदार में ना इंटरनल एंग्स्ट बहुत थी, तो आप इंटरनली अपने आप को इतना अग्रेसिवली बना के रखते हो कि जब आप बाहर चीख और चिल्ला नहीं रहे हो, बट आपकी आंखों में और आपके बिहेवियर में, तरीके में बहुत दिखता है वो। तो जब मैंने उसको इतना इंटरनलाइज कर लिया था ना, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं घर आया
एंड माय पार्टनर गुंजन सेड, ऐसी उसी एनर्जी से आया और ऐसे ही बात कर रहा था. शी सेड लिसन, वीर को ना सेट पे छोड़ कर आ. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार शिट, मैंने तो अभी तक इतना टाइम हो गया और इसका स्विच ऑफ बटन नहीं हो रहा है. तो जब वो सीक्वेंस हो रहा था तो मैं उसी में इतना घुला हुआ था कि मैं रियल में अपने आप को मार रहा था. और वो जो थी फ्लैशेस, वो रियल में अपने आप को मार रहा था. थोड़ी सी मेथड एक्टिंग ज़्यादा हो गई थी, बट वो आया सीक्वेंस, अच्छा आया और पसंद आया सबको. बट देन आई रियलाइज कि यार ये ज़्यादा हो गया. ये थोड़ा ज़्यादा घुस गया तो वीर में. फाइंड द बैलेंस. अगला मुझे याद आ रहा है, हमने थोड़ी देर पहले नाम लिया था नमा का, जी नमा लक्ष्मीनारायण. उसमें जी. आपने भगवान शिव का किरदार प्ले जी. किया. अब भगवान शिव के किरदार में, मैं स्पेसिफिक्स में बाद में आऊँगा, बट भगवान शिव के किरदार में एक अलग डिमीनर होता है, उनके चेहरे जी, पे एक अलग जी. दिखता है. उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया था अपने आप को? मुझे ना वो किरदार करना था क्योंकि बहुत बार मुझे आया हुआ था और कई बार हो नहीं पा रहा था. मैंने किसी और शो के लिए मूंछ रखी थी तो मूंछ में ऑडिशन, गुलाम के टाइम दाढ़ी रखी थी तो दाढ़ी में भी बोलना आपका ऑडिशन दिया मैंने, ऐसे ऐसे जब अलग उसके लिए. बट व्हेन इट हैपेंड नो, मेरा मेन फोकस था वो अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना. और उसके लिए मैं रोज़ 2 से ढाई घंटे मेडिटेट करता था एवरी डे. चाहे मैं सुबह उठ के 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के करता था सेट पे जाने से पहले, ट्रेनिंग से भी पहले. और फिर वहाँ पर भी जब सेट पे भी रहता था ना तो मैं वहाँ बैठ जाता था. चाहे सब रेडी हो रहा है तो मैं अपने यहाँ लगा के मेडिटेट ही करता रहता था, रेडी. तो मैं पूरा दिन मेडिटेटिव स्पेस में रहता था, जिससे वो एनर्जी, वो ऑरा, वो ग्लो बहुत कमाल का था. और अरे मेरे पास उसके बाद भी जब शो ख़त्म हुआ तो ऐसे रोंगटे खड़े होने वाले एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ कि बहुत मज़ा आया. आई लव भोलेनाथ. अब एक कहानी मैंने सुनी थी, मुझे लगा था कि पता नहीं सच है या गलत है, बट अभी आप बोल रहे हो तो मुझे लगा शायद सच हो, कि कॉलेज के वक्त में एग्ज़ाम्स से पहले आप माथा टेकने जाते थे हर एग्ज़ाम से पहले. जी, वो तो टाइम ऐसा होता था ना कि जब आप पूरा टाइम, मैं एथलीट था एक्चुअली. हाँ. तो मुझे प्रॉक्सीज वगैरह मिल जाती थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, बास्केटबॉल और सॉकर दोनों स्पोर्ट्स खेलता था. तो फिजिकली एक्टिव था तो सब बहुत प्यार देते थे और सब जगह से बहुत मिलता था. शुक्र है, टचवुड बोलो, बचपन से ही एक्चुअली मुझे ना सबसे टचवुड प्यार मिलता रहा है लोगों से. तो वो एग्ज़ाम्स का काम तो पढ़ाई से ही होगा ना. तो मैं क्या करता था, पूरा दिन खेलता था और फिर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ाई करता था और फिर जाकर एग्ज़ाम देता था. और किसी दिन अगर किसी एग्ज़ाम्स में 2-2 3 दिन का जो गैप होता थे तो 2-2 3 दिन पूरा दिन पूरी रात बस तब पढ़ता था एग्ज़ाम से पहले और देता था. और कभी फेल नहीं हुआ हमेशा पास हो गया अच्छे से और गिवन द टाइम. बट उस टाइम पे ये लगता था, अरे बचा लेना भोलेनाथ, बाबा जी बचा लेना. सुबह बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे हैं 5-5 बजे 6-6 बजे. वो 3 इडियट्स में नहीं है कि पास कर देना तो ये चढ़ाऊंगा, पास कर देना तो ये दूध ये छोड़ दूंगा. वो सब चीज़ें आप तब करते हो ना जब आपने पूरी अपनी मेहनत के ऊपर आप पूरा ट्रस्ट नहीं करते हो. बट हाँ, उस टाइम पे भी जितना इतने लिटिल टाइम पे शायद मेंटली शार्प रहा हूँ तो उसमें पढ़ के भी पास हो जाता था अच्छे से. अभी आपने बीच में मेंशन किया कि आप बास्केटबॉल और सॉकर खेलते थे. जी. एक और चीज़ पढ़ी कि आप बचपन में साइंटिस्ट भी बनना चाहते थे. कहाँ से रिसर्च कर लेते हैं आप. हाँ, मेरे घर में 4 डॉक्टर्स हैं, हर कोई साइंस पढ़ता था और मैं शुरू से ही उसमें अच्छा था. तो जब तक मैं बहुत अग्रेसिवली स्पोर्ट्स में नहीं घुसा था और उसको एक करियर नहीं बनाना चाहता था, तब तक मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो शार्प था. तो मुझे साइंटिस्ट बनना था. मुझे साइंस से बहुत आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी वेरी इंट्रीगिंग और मुझे लगता था उसमें इतना कुछ सीखने समझने को, क्रिएट करने को है. एज अ साइंटिस्ट मैं कभी कुछ बनाऊंगा, मुझे क्या पता था एज एन एक्टर बना रहा हूँ. अच्छा हुआ फिर भगवान के पास जाके माथा टेक एग्जाम पास करवा दो. वो तब तक ना क्या हुआ, फोकस शिफ्ट हो चुका था. फोकस. तो वो फोकस ही स्पोर्ट्स में उन चीज़ों में था कि इसीलिए वो नहीं. तब तक मुझे हाँ पढ़ लेंगे, पता था पास तो ही जाते हैं, पढ़ लेंगे. सबने बोला भाई शार्प है यार, थोड़ा सा भी पढ़ता हो जाता है. तो मैंने कहा कर लेंगे. वो रिस्क ना एक्चुअली ये सब चीज़ें हाई देती थी कि पूरा दिन आप खेल रहे हो, फिर रात को आके पढ़ रहे हो और जाके एग्जाम दे रहे हो, पूरी रात पढ़ रहे हो. हाँ नींद आ रही है तो भी क्लास लगी हुई है, सिस्टर को टाइमिंग दिया हुआ है, आके चेक करना है ये पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है.
तो ये वो तो बचपन की चीज़ें हैं, बट मज़ा था यार। तो विकास, अभी बचपन कर लिया, हमने जवानी कर लिया, सब कर लिया, फ्यूचर की बात करते हैं। जी व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर स्पेशल ऑप्स? यार, आई आई होप कि बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आ रही हैं, जो द प्रोसेस इज ऑन, और उनके बारे में बात करना बहुत प्रीमेच्योर होगा। और मैंने वैसे भी ये सीखा है कि जब जो तक इतनी स्ट्रगल से गुजरा हूं ना, कि अपने काम के बारे में बोलो नहीं, काम आने दो और काम को बोलने दो। ये चीज़ तो है, जब तक आप काम रिलीज ना हो जाए तब तक मत ही बोलो, क्योंकि करेक्ट। पता नहीं कब क्या हो सकता है यहाँ पे। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। हाँ। मुझे मेरा जेन्युइनली मानना ये है कि अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और वो काम अपने आप बोल देगा अगर आपने अच्छी मेहनत करी है ना। अब मैं फियर वियर इन सब चीज़ों से ना, भोलेनाथ, थोड़ा रहता हूँ स्पेस में तो दूर ही रहता हूँ। बट अभी भी आप सिलेक्टिव रहना चाहते हो अपने चॉइसेस को लेके, या अभी यार ओटीटी और मुझे मूवीज में लगता है कि established ओटीटी और नहीं है? मूवीज में वैसे ही इतना कमाल का सिलेक्टिव काम हो रहा है यार। हाँ। मेरी तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं मेकर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, और जो जैसे वेरिड किरदार करना चाहता हूँ, जिसपे मुझे लगता है कि अब मुझे ब्रेक चाहिए नहीं, काम देते रहो अच्छा सा, चलो उस पे मेहनत करूँ और अलग अलग किरदारों पे करूँ, अलग अलग फिजिकल शेप में शेप शिफ्टिंग करूँ एंड सो ऑन करूँ। तो मेरे लिए तो ये हाई है। जैसे कि मैंने कहा कि पता नहीं यार ज़िंदगी कितनी बड़ी है और क्या होने वाला है, तो ऊपर वाला मुझे ये मौका देता रहे और वो अपॉर्चुनिटीज़ देता रहे कि मैं ये जो अंदर का पैशन है, जो आग है कि अच्छा अलग अलग किरदारों को निभाने की, वो पूरी हो। एक एक कोई अगर मैं पूछूं ड्रीम रोल या डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? यार मुझे विशाल भारद्वाज सर बहुत पसंद है, मुझे विक्रमादित्य मोटवाने सर बहुत पसंद है, मुझे संजय लीला बंसाली सर बहुत पसंद है, मुझे राजकुमार ईरानी सर बहुत पसंद है, मुझे ज़ोया अख्तर मैम बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया मेकर हैं, फरहान अख्तर सर। तो इतने अच्छे और बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ, डायरेक्टर्स जो हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा था, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी, लुइस लेटेरियर, स्टीवन स्पीलबर्ग, एंग ली, और भी ऐसी बहुत सारे मेकर्स हैं जो बड़ी लंबी लिस्ट है लंबी मेरी। लिस्ट है। और एक्टर किरदार भी यार, मैं मुझे अगर मौका मिले तो मैं जोकर करना चाहूँगा यार, लाइक अ रियली मैड कैप जोकर। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक शूट किया है, फोटो शूट, जिसमें एक लुक जो है वो सडनली ऐसा लग रहा है जोकर है, तो जो फील उसमें है, आई विल शो यू आफ्टर द इंटरव्यू। डेफिनेटली। और वो मेरा बहुत मन है कि मुझे वो क्रिएटिव हंगर है उसको निभाने की। और हीथ लेजर ने क्या काम किया है, उफ स्टिल मेमोरेबल। उफ। और बट मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूँ वो करने के बाद, और बहुत सारे किरदार और निभाऊँ। यार डार्क हो गया। मे गॉड ब्लेस हिम वेयरएवर ही इज। एंड बट ऐसे ही मैं लवर बॉय भी करना चाहता हूँ, मैं सुपर हीरो करना चाहता हूँ, और फिर मैं उसके बाद बहुत ही एक गाय नेक्स्ट डोर करना चाहता हूँ, बहुत ही सीधा साधा नॉर्मल आदमी जिसमें बॉडी ना दिखे, बहुत ही हो। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे किरदार हैं यार निभाना जो चाहता हूँ। तो आई होप विकास, अभी हमने जितने किरदारों की बात की, जी। जितने कामों की बात की, आई होप आपको वो करने का मौका मिले, थैंक यू। एंड फिर हम वापस मिलें उस टॉपिक पे बात करने के जी। लिए। आज का ये पॉडकास्ट होपफुली आपको पसंद आया हो। It's been a pleasure being here, Nitin. Thank you for having me. Thank you. Thank you, and thank you for entertaining us. यार I hope I keep getting the opportunities to entertain you and everyone who's watching, Definitely. and who's praising and who's loving, और जो नहीं भी कर रहे हैं मैं उनके लिए भी ऐसे अच्छे किरदार आगे कर पाऊँ कि उनको आगे पसंद आए मेरा काम. So I'm really grateful for all the love coming my way, and I'm just so happy being here. Thank you. Same here. Thank you for coming to the Thank you. podcast. Thank you bro. अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है और डिजिटल कमेंट्री के और भी पॉडकास्ट पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा काम करते हैं ये, एंड आई होप ये वाला आपको ज़्यादा पसंद आए, तो प्लीज़ देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।